गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो जैसे कि हम लोग टीजीटी की तैयारी कर ही रहे हैं, तो उसके लिए कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। टारगेट यही रहेगा कि अगर आपकी तैयारी चल रही है या तैयारी हो चुकी है, तो आप इन क्वेश्चन को करके अपने आप को थोड़ा सा जज कर सकते हो कि हमारी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। और कोशिश यही रहेगी मेरी कि कुछ टॉपिक्स भी आपके लिए, कुछ लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके डाले जाएं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या बीएसटी से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड, जो भी मेरे से पॉसिबल हो सका। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये यूपी टीजीटी 2021 में आया था। टीजीटी में हालांकि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। लिखा हुआ है अनअर्न इनकम इज कंसिडर्ड एज, यानी ऐसी इनकम जो आ तो गई है लेकिन अभी कमाई नहीं गई। बेसिकली हमने एक तरह से एडवांस मनी ले ली है, लेकिन अभी उसके बदले कोई गुड्स या सर्विस नहीं दिया, तो बेसिकली वो हमारी क्या कहलाती है, फिर वो हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम सैलरी पेड टू क्लर्क रमेश इज़ अ। ये भी यूपी टीजीटी 2021 में आया था। मेरा क्वेश्चन ये ठीक हो गया था, आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे जो रमेश दे रखा है ना, बेसिकली वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। हमने रमेश को सैलरी दी हो, सुरेश को सैलरी दी हो, हमें उससे क्या मतलब है। हमें एंट्री करनी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी खर्चा है, डेबिट हो गया। कैश हमारी एसेट है, कम हुई है, इसलिए वो क्रेडिट हुई है। तो हमारी एंट्री बनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमारा एक खर्चा पे हुआ है। जितने जब भी खर्चे आते हैं ना, तो खर्चा हमारा कैसा अकाउंट कहलाता है भैया, नॉमिनल ट्रांजेक्शन। खर्चा हमारा कैसा ट्रांजेक्शन कहलाता है, नॉमिनल। तो ये कैसा आ गया हमारा, नॉमिनल ट्रांजेक्शन। तो कोई अगर रमेश सुन करके पर्सनल लगा देगा तो भैया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसमें से कौन सा हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। बेसिकली जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं, जिससे कि यूज़र्स जो हैं, अकाउंट्स को जो पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली हमारी बिजनेस के अकाउंट्स को जो रीड करने वाले हैं, वो अच्छे से उसको समझ पाएँ। कंसिस्टेंसी, आपको पता है कंसिस्टेंसी यानी सेम रूल फॉलो करने हैं। साल 2 साल 3 साल 4 साल, हर साल आप रूल मत बदलो डेप्रिसिएशन के लिए या स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए। तो आपको हर साल सेम रूल फॉलो करने, हमारा कंसिस्टेंसी है। फुल डिस्क्लोजर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी ज़रूरी बातें सब फुल डिस्क्लोज करनी, यूज़र के सामने कोई बात छुपानी नहीं है। मटीरियल कंसेप्ट आपको सब बताने हैं। ऑर्गेनाइजेशन में पेंसिल खो गई, वो आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ है, मटीरियल चीज़ है, तो उससे फोकस करा जाएगा। लास्ट है सिक्रेसी। ये हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है। आप गोपनीय रखोगे क्या, बातों को छुपा करके रखोगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चलित कारोबार विचार के अंतर्गत एक व्यवसाय के चालू रहने के में मान्यता होती है। बेसिकली है तो हिंदी में क्वेश्चन, पर मुझे इसकी थोड़ी सी इंग्लिश समझ आ गई, तो मैंने कहा मैं आपके साथ टीजीटी 2002 का एक क्वेश्चन शेयर कर दूं। यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि हम अपने बिजनेस को मान करके चलते हैं कि वो कितने लंबे समय तक चलेगा। तो हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, आपने सुना भी होगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हम अपने बिजनेस को मान करके चल रहे हैं कि ये मतलब बेसिकली अनलिमिटेड टाइम के लिए हम लोग इसको एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम उसमें कोई पहले से टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो अपरिचित अवधि, बड़ी अजीब सी हिंदी होती है भैया, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती। तो अपरिचित अवधि का मतलब है इनफाइनाइट टाइम के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। पहले से हम कोई टाइम फिक्स नहीं कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा था एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, द एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। एंटिटी, यार मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था, अगर आप चाहते हो इसको समझना तो पिछली वीडियो देख लेना। सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को मैंने बताया था कि भैया मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। देखो, जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं तो उसमें बिजनेस और मालिक एक ही होते हैं। बिजनेस कर्जा देने में फेल हो गया, मालिक पीटा जाएगा। पार्टनरशिप फर्म कर्जा पे करने में फेल हो गई, सारे पार्टनर्स पिटेंगे। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, रिलायंस कंपनी फेल हो गई, मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं ओनर हूँ, मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या एप्लीकेबल होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या एप्लीकेबल है, हमारा एंटिटी कंसेप्ट। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अकाउंटिंग रूल प्रोसीजर एंड मेथड शुड बी ऑब्जर्व अलाइक एंड शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो, अभी कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे थे कि हर साल
आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कोई भी चीज़ नहीं बदलनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं हम लोग बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जो रूल फॉलो कर रहे हो, मेथड्स फॉलो कर रहे हो, आपको वो हर साल नहीं बदलना है। जैसे कि आप डेप्रिसिएशन का एक मेथड फॉलो कर रहे हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो आप वही कुछ सालों तक फॉलो करो। स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हो तो वो करो। अगर आप चेंज करते भी हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि भैया उसे फिर नोट डाउन करो क्यों आपने चेंज किया है। वैल्यूएशन कर रहे हो आप स्टॉक का, किस मेथड से कर रहे हो, लीफो मेथड से, फीफो मेथड से, तो उसका भी रीज़न दो भैया आप बार बार अपने मेथड्स को क्यों चेंज कर रहे हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं यूज़र्स को दिक्कत आती है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंसी अप्रोच की वजह से हम बेसिकली ये कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है। बेसिकली ये कह रहा है मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया और बिजनेस उसे लाइबिलिटी साइड लेकर आया। बिजनेस कह रहा है मालिक मुझे आपके पैसे वापस करने हैं, यानी कि बिजनेस दिखा रहा है कि मालिक आप भी मेरी लाइबिलिटी कैटेगरी में हो, मुझे भी आपके पैसे जिम्मेदारी के साथ वापस करने हैं। तो ये किस में आता है, व्यवसायिक इकाई अवधारणा में, यानी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, कि बिजनेस अलग है मालिक अलग है। लॉ की नज़र में तो दोनों सेम है। कल को बिजनेस पैसा पे करने में फेल हो गया तो सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप के केस में उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन हम अकाउंटिंग की भाषा में बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग की भाषा में दोनों क्या है, अलग है। मालिक ने जो बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेस उसे क्या शो करेगा, लाइबिलिटी शो करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, ये भी यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इजी आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बस सिलेबस इतना वाइड है सब कवर नहीं हो पाता, इसलिए सिलेक्शन रह जाता है। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, नहीं भाई बुक कीपिंग का काम नहीं होता, ये तो अकाउंटिंग का काम होता है। कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाँ ये ठीक है कि हमें अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन के बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड रखने हैं, इसलिए हम लोग बुक कीपिंग कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जिन चीज़ों को आप मनी में मेजर कर सकते हो उन्हें ही बुक्स में एंटर करो। तभी तो हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट बनाते हैं। अमाउंट का मतलब है सिर्फ मनी वाले टर्म्स हमारे अकाउंट में आने वाले हैं। दो एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई हो गई तो हम उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखते, कोई बुक कीपिंग नहीं करते उसकी। तो लिखा हुआ है हेल्थ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, नहीं उसको हम क्यों रखेंगे अकाउंट्स में। क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड्स, नहीं। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन, मशीन की प्लांट की जो वैल्यू है वो हमारी बुक्स में एंटर होगी, क्योंकि इसको हम किस में डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम मनी में डिफाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द अकाउंटिंग कंसेप्ट इज यूज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। देखो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ तो हम सारे एक्सपेंस और लॉस एंटर करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग सारे प्रॉफिट या इनकम एंटर करते हैं। अब बेसिकली इसको मैचिंग में रखा जाता है। जो खर्चे हैं वो पर्टिकुलर उसी साल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारा कोई एक्सपेंडिचर हुआ है आज 10 लाख का और वो हमें 10 साल तक बेनिफिट देगा, तो हमें तो आज के रेलेवेंट ईयर के लिए खर्चा डालना है, ना कि आने वाले 10 साल का। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपए 10 साल के लिए खर्च हुए हैं ना, तो आज के लिए कितना खर्च हुआ है, 1 लाख, तो हम आज एक्सपेंस 1 लाख ही एंटर करेंगे। हमें क्या करना है मैचिंग कंसेप्ट के अंदर, बेसिकली मैच करना है प्रॉफिट एंड लॉस कि वो सिर्फ इस ही साल से रिलेटेड हों, अगले साल से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड उनका कोई अकाउंटिंग इसमें ताल्लुकात नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ पे जो P&L अकाउंट बनाया जाता है वो किस बेस पे बनाया जाता है, मैचिंग कंसेप्ट के बेस पे बनाया जाता है। जो आय यानी इनकम और जो व्यय है वो बेसिकली इसी साल के मैच होते हुए होने चाहिए। आने वाली इनकम को या भविष्य के खर्चों को हमें आज एंटर नहीं करना है। भविष्य के लॉसों को तो हम आज एंटर करते हैं, अगर हमें पता लग जाए भविष्य में कोई लॉस होने वाला है तो उसको हम क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव अप्रोच, है ना। लेकिन भविष्य में होने वाले प्रॉफिट आज हम एंटर नहीं करते, कंजर्वेटिव अप्रोच खैर अलग बात है। तो यहाँ हम किस बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल के बेस पे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा था सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। जब हम लोग, देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जब हम लोग डुअल एस्पेक्ट यानी अपनी एक एंट्री को दो बेस पे करते हैं एंटर, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। जैसे भी हम एग्जांपल ले रहे थे, रमेश को सैलरी दी तो हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर रहे हैं, एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट पे चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये दिया किसने था,
ये दिया था ल्यूकस पेसियोली ने, इन्हीं को अकाउंट्स का फादर माना जाता है। ल्यूकस पेसियोली ने ही डबल एंट्री सिस्टम दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हानि का आकलन करना और लाभ जब तक वसूल न हो जाए उनको लेखाबद्ध न करना। अरे ये तो सेम अभी हम बात कर रहे थे, भविष्य में होने वाली जो हानियां हैं उन्हें आज एंटर करना, लेकिन लाभ जब तक नहीं हो जाते उन्हें आज नहीं लिखना। तो ये हमारा कहता है कंजर्वेटिज्म अप्रोच। आगे चलते हैं, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा हुआ बिल्डिंग अकाउंट इज नॉमिनल, गलत, बिल्डिंग तो हमारी एसेट है, रियल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ नॉन पर्सनल अकाउंट, नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट तो हमारा पर्सनल होता है। एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, देखो ये ट्रू है, क्योंकि हर डेबिट अकाउंट जब भी कोई होगा तो उसके साथ उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, क्रेडिट, इसी को तो हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा था, फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ASBI। तो AS1 उन्होंने फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा इशू किया था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। यार दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद कर लेना, ये तो ऑडिट के भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पेपर में दे देते हैं। यूपी TGT 2021 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट का आया हुआ था 2। तो भैया ये कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे सकते हैं, ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लगभग 28-29 सारे एक बार याद कर लेना लिख करके, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम में आ जाता है, पता नहीं चलता। आगे चलते हैं, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंड, अच्छा ये तो सॉरी हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो बिजनेस में से जब वो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइंग्स, सॉरी बच्चों नहीं, आप तो मेरे साथी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो कैश में निकालता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं, गुड्स निकाल रहा है तो क्या कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो यहाँ पे जो हम क्रेडिट करेंगे वो किसको करेंगे, परचेज अकाउंट को, क्योंकि हमारा गुड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा हमारे कंप्लीट हो गए, तो पुरानी वीडियो का क्वेश्चन आ गया। तो जितने भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने करे TGT के पॉइंट से सारे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव यही है वीडियो बनाने का कि इतनी सारी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ 10-10, 12-12 क्वेश्चन की, यार अगर मैंने 100 क्वेश्चन डाले, 200 क्वेश्चन डाले और उसमें से 10 क्वेश्चन भी आ गए, 15 भी आ गए, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उन्हें वहाँ पे एग्जैक्टली ठीक करो। जो आप अपनी तैयारी कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, प्लस यहाँ से जो क्वेश्चन लग जाएंगे वो आपके लिए फ़ायदा क्रिएट करेंगे और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट मिलता है तो आप इसे शेयर कर देना सभी के साथ, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बच्चे नोट्स वगैरह मेरे से ले लेते हैं तो मैं उनको सेंड भी कर देता हूँ। कोई भी TGT से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।